हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक प्यारी सी धमाकेदार अच्छी क्लास का पार्ट 2 लाए हैं। इस क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। यह क्लास आपके बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर से जुड़ी है। आपका सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अच्छे गोदाम या भंडार गृह के गुण बताइए। एक अच्छे गोदाम या भंडार गृह के गुण बताइएगा। तो जो अच्छा गोदाम और भंडार गृह होते हैं उसमें निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ये जो पहला गुण है, इसमें संचित नमी, वर्षा, खराब गंध, कीट, हवा, आग तथा चोरी से सुरक्षित रहनी चाहिए। दूसरा गुण है, वस्तु रखने, निकालने या ग्रसन मुक्त रखने, निरीक्षण व साफ सफाई करने की पूरी सुविधा होनी चाहिए। और तीसरा है, गोदाम भंडार गृह अनाज मंडी के नज़दीक व यातायात साधनों से जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका गोदाम कहीं अनाज मंडी से दूर है और यातायात साधनों से नहीं जुड़ा है तो आपके गोदाम भंडार गृह का बना हुआ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो अनाज है वो मंडी तक नहीं पहुंच पाएगा, देरी होगी, इसलिए आपका नुकसान ज़्यादा होगा। अगला जो है गुण वो यह है कि यह आवासीय क्षेत्रों से दूर होना चाहिए और इसमें वायु के संचार की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। और अगला है, भंडार गृह ऊंची जगह पर होना चाहिए एवं जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। भंडार गृह जब ऊंची जगहों पर होगा तो उसमें जल भराव नहीं होगा, जिसलिए जो आपका अनाज है वो खराब नहीं होगा। इसलिए भंडार गृह को ऊंची जगह पर होना चाहिए और जल निकास की संपूर्ण अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इसी प्रकार सातवां गुण है कि गोदाम के विस्तार के लिए पास में आवश्यक जमीन खाली होनी चाहिए। आवश्यक जमीन इसलिए खाली होनी चाहिए कि यदि आप अपने अनाज को सुखाना चाहें तो आपको उसके फैलाव में कोई असुविधा ना हो। इसी प्रकार का अपना प्रश्न 2 है। यह प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि विभिन्न फसलों के कीट क्षति के लक्षण एवं उनकी रोकथाम के उपाय लिखिए। फसलों पर लगने वाले कीट और उनकी क्षति के लक्षण, यानी वो किस तरीके की क्षति फैलाते हैं और उनकी रोकथाम के लिए आप कौन से उपाय करेंगे। तो हमारी जो पहली फसल है वो है धान। अब बात करते हैं धान के कीट की। तो इसे सांडा या गाल मिर्च बोलते हैं। क्या कहते हैं? सांडा या गाल मिर्च। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार पाए जाते हैं। इस कीट के पीलू यानी कि मेगोट्स धान के मुख्य तना एवं लीफ शीत के बदवार बिंदु का भक्षण करते हैं, जिसके कारण वे प्याज की पत्तियों जैसे खोखली नली का आकार ले लेते हैं। इन्हें सिल्वर सूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें सिल्वर सूट। और इन कीटग्रस्त पौधों से बालियां नहीं आती हैं, यानी कि इन कीट से जो पौधे ग्रस्त हो जाते हैं उन पर बालियां नहीं आती हैं। इस प्रकार से जो किसान है उसको बहुत ही गंभीर तरीके से हानि होती है। अब बात करते हैं इसके रोकथाम के उपाय की, कि आप इसकी रोकथाम और उपाय कैसे करेंगे। तो इसमें अवरोधिक किस्म, सबसे पहले आप इसमें अवरोधिक किस्मों का करेंगे, जैसे कि IR36 या राजेंद्र धान 202 का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में यह कीट नहीं लगता है, इसलिए इन्हें अवरोधिक किस्में कहा जाता है। अब बात करते हैं बिछड़ों की। बिछड़ों की जड़ों पर 0.02% क्लोरोपायरीफास 20 EC 25 लीटर पानी में 25 मिली क्लोरोपायरीफास, जिसमें 1% यूरिया मिला होना चाहिए, और इसे 4 घंटे डुबोकर रखें, तब इसे रोपें। अब बात करते हैं अगले कि आप इसे कैसे रोकथाम करेंगे। तो धान रोपने के 5 दिन पहले बिचड़ों का खेतों में दानेदार कीटनाशक जैसे कि कार्बाफ्यूरान 3G या फॉरेट 10G का व्यवहार यानी कि प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार 40 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफास 25 EC का छिड़काव करना चाहिए। और अगला है कि नीम तेल 3% सांडा कीट के नियंत्रण के लिए लाभदायक होता है। अर्थात नीम का जो तेल 3% होता है वो सांडा कीट के नियंत्रण में बहुत ही लाभदायक साबित होता है। अगला है जो धान की फसल में लगता है वो होता है तना छेदक। तो बात करते हैं इसके लक्षण, यह किस तरीके का क्षति फैलाता है। तो शिशु कीट लार्वा पौधों के तनों में छेद
करके उनके अतिरिक्त गूदे को खा डालते हैं। ग्रसित पौधे के प्रारंभिक अवस्था में डेड हार्ट एवं बालियां निकल जाने पर व्हाइट ईयरहेड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। तो इसका उपाय जो सांडा कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है वही इस तना छेदक के रोकथाम में भी हो जाता है। यानी कि सांडा कीट और तना छेदक में दोनों में एक ही प्रकार का कीटनाशक प्रयोग होता है। अगली बात करते हैं। तो जो अगला कीट है वो है रस चूसने वाले कीड़े। तो रस चूसने वाले कीड़े कौन कौन से हैं? जैसे कि मधुआ, दहिया कीट, थ्रिप्स इत्यादि प्रमुख रस चूसक कीट होते हैं जो धान की पत्तियों के रस चूसकर उनका नुकसान कर देते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए रस चूसने वाले कीड़ों में मधुआ, दहिया कीट, थ्रिप्स आदि प्रमुख हैं। मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डिमेटोन या इमडाइक्लोरोपिड के व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले कीट की ओर। तो अगला कीट है पत्तियां खाने वाले कीट। यह सभी धान में लगने वाले कीट हैं। तो इनका जो लक्षण है यानी कि किस तरीके की हानि पहुंचाते हैं वो निम्न प्रकार है। जैसे कि पत्र लपेटक बकिया, कटुई कीट, सैनिक कीट व सर्वांगीण कैटरपिलर धान की पत्तियों को खाकर उन्हें अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं इनके रोकथाम की। तो इनकी जो रोकथाम है वो पत्तियां खाने वाले कीड़ों जैसे कि पत्र लपेटक बकाया, कैसबर्ग, कटुई कीट या कैटरपिलर के लिए 1 लीटर क्वाइनिफ्लाक्स 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। घोल में टीपोल आवश्यक मिलाएं। बवानी के नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 1 मिली प्रति 10 लीटर पानी में मोनोक्रोटोफास 1 मिली लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार इसकी रोकथाम होती है। अब आती है अपनी अगली फसल, वो है मक्का। तो मक्का में जो लगते हैं कीट वो नंबर 1 पे आता है तनाछेदक। तो तनाछेदक यह भी यहीं इस कीटों के शिशु पिल्लू लार्वा तना में छेदक करके उसके आंतरिक भाग कोशिका को खा डालते हैं अतः तने की बढ़वार अग्रभाग मुरझाकर सूख जाता है जिसको डेड हार्ट बोलते हैं। डेड हार्ट किसे कहते हैं? तो कीटों द्वारा वह भाग जिससे अग्रभाग मुरझाकर सूख जाता है उसको डेड हार्ट कहा जाता है। अब इसके जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं कि दानेदार कीटनाशी का व्यवहार पत्तियों के ऊपर चक्र करने से तना छेदक का नियंत्रण किया जाता है। तो आप इस पर कौन सा व्यवहार ये छिड़काव करेंगे? तो आता है फोरेट टेंजी या कार्बोफ्यूरान 3G फसल अंकुरण के सप्ताह के बाद ऊपरी चक्र में 12 से 15 दानों में डालना चाहिए। कब डालना चाहिए? तो 3G फसल अंकुरण के सप्ताह के बाद ऊपरी चक्र में 12 से 15 दिनों में डालना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मोनोक्रोटोफास 10 मिली प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। अगला आता है जो फसल है वो है अरहर और इसमें जो भी लगता है वो नंबर 1 पे आता है फली छेदक। क्योंकि ये दाल है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सा कीट और किस फसल में लगता है या किस फसल से संबंधित है। तो जो फली छेदक है वो अधिकांश सभी प्रकार की दालों में ही लगता है। अब बात करते हैं फली छेदक जो होता है वो किस प्रकार से क्षति फैलाता है। तो इन कीड़ों के शिशु हरी फलियों में छेद कर दानों को खा डालते हैं। कीटग्रस्त फलियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, इन्हें बोलते हैं फली छेदक। अब उपाय, अरहर के अनेक तरह के फली छेदक का आक्रमण होता है। इनसे बचाव के लिए 2 या 2 से अधिक बार कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव इंडोसल्फान तरल 2 मिलीलीटर पानी लीटर में करना चाहिए। उस समय किया जाता है जब फसलों में 50% फूल आते हैं। दूसरा छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर मोनोक्रोटोफास तरल से किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तीसरा छिड़काव 15 दिनों बाद पुनः इंडोसल्फान तरल या नियमायुक्त कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। एक एक पंक्ति छोड़कर छिड़काव करने से मुनाफा अधिक होता है। एक एक पंक्ति छोड़कर छिड़काव करने से मुनाफा अधिक होता है। अगली जो फसल है वो है मूंग या उड़द सोयाबीन की मूंगफली। इसमें जो कीट लगता है वो आता है भुआ पिल्लू। क्या कहते हैं? भुआ पिल्लू। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं कि रोएवार पिल्लू फसल की पत्तियों को बुरी तरह खा जाते हैं अतः पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और उपज पर भारी नुकसान होता है।
इसके जो उपाय हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में ग्रसित पौधों को इकट्ठा कर मिट्टी में दबा दें। फिर है कि भुआ पिल्लू में प्रारंभिक अवस्था में डाइक्लोरोफास के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आता है बड़े रोएदार होने पर शरीर बाज के ढक जाने से इस कीड़े को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए इंडोसल्फान तरल के व्यवहार से कुछ लाभ हो सकता है। तो घोल में टिपोल 1/2 लीटर अवश्य मिलाएं। और सबसे बढ़िया तरीका है कि कीड़े को चुनकर पैरों से कुचल दें। अगला है मड़ुआ, जो कीट लगता है वो है लाही। तो इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं कि समूह में रहने वाला कीट है जो फसलों की पत्तियों, कोमल डंठलों एवं तनों के रस चूसकर उन्हें कमजोर बना डालते हैं। पौधों पर चींटियों की उपस्थित लाही के आक्रमण को इंगित करता है। इसके जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। आवश्यकता अनुसार फसलों का डाई मिथाइल या मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमेटोन का छिड़काव करें। फिर जो अगली फसल है वो गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिस पर जाकर आप सभी ये जो PDF है उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। जो फसल है गेहूँ, इसमें जो कीट लगता है वो दीमक भारी मात्रा में लगता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। तो ये मिट्टी में निवास करने वाला धूमिल सफ़ेद कीड़े होते हैं जो अंकुरित हुए बीजों को नवजात पौधों की जड़ों में खा डालते हैं। पौधे पीले पड़कर मुरझा जाते हैं, अंत में सूख जाते हैं। इसके जो उपाय हैं वो है क्लोरोपाइरीफास BCC में बीजोपचार करें। 1 किलो गेहूं के बीज के लिए 5 मिली क्लोरोपाइरीफास कीटनाशक की आवश्यकता होती है, किंतु 1 किलोग्राम के जो बीज के लिए कुछ 6 मिली कीटनाशक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसका जो अगला है वो इस प्रकार है कि खेत के अंतिम तैयारी के समय करंज, नीम खली या लिंडेन धूल 25 किलोग्राम हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 25 किलोग्राम कीट का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो है वो इस प्रकार है कि खड़ी फसल में दीमक का आक्रमण होने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC का व्यवहार करें। जो अगली फसल है वो है हमारी चना। चना में भी दीमक ही रोग लगता है अधिकांश तौर पर। तो इसके जो लक्षण हैं ये मिट्टी में निवास करने वाले होते हैं, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। धूमिल सफ़ेद कीड़े होते हैं जो अंकुरित हुए बीजों को एवं नवजात पौधों की जड़ों को खा डालते हैं। पौधे पीले पड़कर मुरझा जाते हैं, अंत सूख जाते हैं। इसके जो उपाय हैं वो जो दीमक के बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास कीटनाशक का बीजोपचार करना चाहिए। 6 मिली क्लोरोफास तरल का 5 मिली में घोल बना लें। इस घोल में 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर छाया में सुखा लें, उसके बाद बोना चाहिए। चने में क्या होता है? तो सबसे पहले क्लोरीफास तरल का 5 मिली में घोल बना लें। इस घोल में 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर छाया में सुखा लें, अर्थात 5 मिली क्लोरीफास प्रति 1 kg बीज में उपचारित कर उसे बाद में बुवाई करें। उसके बाद आता है फली छेदक। क्योंकि ये दाल है इसलिए इसे फली छेदक लगता है। इसके जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार दिखाई पड़ते हैं। वो इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। हरे हरे पीलू यानी ये शिशुकीट चने की हरी हरी फलियों में छेद कर उनमें पड़े हुए दानों को खा डालते हैं। उसके बाद इसके जो उपाय हैं वो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि फली छेदक के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान तरल 1 मिली प्रति लीटर पानी या क्वीन फॉल्स तरल 1.2 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जो अगला इसका उपचार है वो यह है कि नीम से निर्मित कीटनाशी के व्यवहार से भी फली छेदक को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा इसका जो उपाय है वो इस प्रकार है। जैविक कीटनाशी जैसे डेल्फिन 1 ग्राम प्रति लीटर के व्यवहार से इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद जो चौथा उपचार है वो इस प्रकार है कि नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 50% भी इस कीड़े को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। फसलों पर छिड़काव प्रायः फूल आने पर या फल बनाने के समय करना चाहिए। और या धनिया, सरसों, तीसी के साथ मिश्रित खेती करने से फली छेदक की रोकथाम की जा सकती है। किस प्रकार? धनिया, सरसों, तीसी के साथ साथ मिश्रित खेती करने से फली छेदक पर रोकथाम की जा सकती है। कई बार दोस्तों प्रश्न इस प्रकार भी बनता है कि जो
फली छेदक होता है उसको किस प्रकार रोके जा सकते हैं? तो धनिया, सरसों, तीसी के साथ मिश्रित खेती करने पर, अर्थात मिश्रित खेती करने से फली छेदक को रोकथाम की जा सकती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रकार की जो खेती जो कीटों से बचाए उसको क्या बोलते हैं। अगला जो फसल आती है वो आती है तीसी। इसमें जो लगने वाला कीट है वो है गालमिज। इसके जो लक्षण इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इस कीट के पीलू फसल के पुष्प कलियों के अंदर रहते हुए आंतरिक भाग को खा जाते हैं। फलता कीट ग्रसित कलियों से फूल एवं फली नहीं बन पाते हैं, जिस कारण भारी नुकसान होता है। इसके जो उपाय इस प्रकार हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 10 मिली प्रति 10 लीटर का मोनोक्रोटोफास तरल का व्यवहार करें। उसके बाद अगली फसल आती है वो है सरसों और तोरिया। इसका जो कीट लगता है वो लाही इसमें भी लगता है। इसका जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं। यह हरे काले रंग के छोटे छोटे चिपचिपे कीट हैं जो पौधों की पत्तियों, कोमल डंठलों, फूलों एवं कोमल डंठलों एवं फूलों एवं हरी फलियों को रस चूसकर उन्हें कमजोर बना लेते हैं। अत्यधिक आक्रमण की स्थिति में उपज पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जो उपाय इस प्रकार हैं कि मिथाइल डिमेटोन या मोनोक्रोटोफास के व्यवहार से इस कीट को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगली जो फसल आती है वो है पत्ता गोभी और फूल गोभी। इसमें जो कीट लगता है वो मुख्यतः गोभी का पतंगा लगता है, जिसे क्या कहते हैं, गोभी का पतंगा। अगर आपने दोस्तों इसकी जो पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिएगा पार्ट 1। उसमें हमने आपको हर कीट की पहचान और उसके जीवन काल के बारे में बताया है। तो इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं। इस कीट के हरे व फीके गंधले रंग के छोटे छोटे पीलू फसल के पत्तियों में छेद करके हरितमा यानी क्लोरोफिल को बुरी तरह खा डालते हैं। फलता उपज में कमी आ जाती है। इसके जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। बिचड़ों की रक्षा करने के लिए कार्योफ्यूरान 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यवहार करें। यानी उसकी जो बोना चाहिए। और रोपनी के 8 से 10 दिन बाद पौधों के उपचारों और कार्बोफ्यूरान 3G का 1 ग्राम प्रति पौधे की दर से मिट्टी में मिला दें और हल्की सिंचाई करें। तीसरा जो इसका उपाय है वो आवश्यकता अनुसार जैविक कीटनाशी जैसे डेल्फिन 1 ग्राम प्रति लीटर या डीपोल 1 मिलीलीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि दूसरे छिड़काव की आवश्यकता हो तो नीम से निर्मित कीटनाशक अचूत निम्बोसिडिन नीम गोल्ड 2 मिलीलीटर प्रति करना चाहिए, 2 मिली प्रति लीटर करना चाहिए। उसके बाद चौथा जो है वो नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट 5% के छिड़काव का से अच्छा नियंत्रण होता है। पांचवा जो है घोल बनाने की विधि। प्रारंभिक अवस्था में नीम के बीज को एकत्रित कर ऊपर का छिलका हटा देते हैं। इसके बाद छाया में सुखा लेते हैं। 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से पीस कर धूल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। 1 किलोग्राम धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं तथा रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह सुबह घोल को अच्छी तरह मिलाकर पतले कपड़े से छान लेते हैं। इस घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल मिलाते हैं। इस घोल का छिड़काव करने से काफ़ी फायदा होता है। अगली जो फसल है वो है बैगन भिंडी। इसमें जो कीट लगता है वो लगता है लाल मकड़ी माइट। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार होते हैं कि ये लाल लाल सूक्ष्म आकार की अष्टपदी प्राणी होते हैं जो फसल की पत्तियों, कोमल डंठलों एवं पुष्पकलियों पर भारी संख्या में पाए जाते हैं। इनका आक्रमण गर्मी के मौसम में भयंकर रूप से होता है। इनका आक्रमण कौन से मौसम में होता है? तो गर्मी के मौसम में बहुत तेजी से होता है। ग्रसित पौधों पर सूक्ष्म जाला दिखाई पड़ता है। ये पौधे कोमल अंगों का रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। उपाय इसके जो इस प्रकार हैं कि डायोकोफाल या इथाइन या ओमाइड 2.5 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। उसके बाद बैगन या भिंडी रोपने के 10 से 12 दिन बाद कार्बोफ्यूरान 3G 0.5 से 1.0 प्रति पौधे के हिसाब की दर से व्यवहार करें एवं उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। नंबर 2 जो आता है आवश्यकता अनुसार नीम से निर्मित कीटनाशी जैसे नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट 5%, अचूक या निम्बेसिडिन या नीमोल नीम गोल्ड 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो है वो है नीम तेल का छिड़काव भी लाभदायक होता है। जो अगली फसल है वो है आलू। इसमें जो कीट लगता है उसको बोलते हैं आलू का पतंगा। इसका जो लक्षण है वो इस प्रकार है। इस कीट के पीलू आलू के कंद को जहाँ तहाँ खाकर उसमें छेद बना देते हैं। फलतः वे सड़ जाते हैं और इस कीट का प्रकोप खेत तथा भंडार दोनों में होता है।
इस कीट का कहाँ कहाँ प्रकोप होता है, तो खेत और भंडार गृह दोनों में होता है। इसलिए दोनों जगह सावधानी रखने के लिए खेत की तैयारी करते समय खेतों में करंज की खाली 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का व्यवहार करें। मिट्टी में लिंडेन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से मिट्टी में रहने वाले कीड़ों की रोकथाम हो जाती है। आलू की अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ानी चाहिए जिससे कोई आलू बाहर दिखाई ना पड़े। उसके बाद जो अगली फसल आती है वो है शकरकंद। इसमें जो कीट लगता है उसको बोलते हैं विविल फली छेदक। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं कि इस कीट में वयस्क एवं शिशु दोनों ही फसल के पत्तियों, कोमल तनों तथा कंदों को खाकर क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के आक्रमण की तीव्रता अधिक हो जाने पर उपज में काफ़ी कमी आ जाती है और कभी कभी ये पूरे पूरे खेत साफ कर देते हैं। उपाय: लतर को लगाने से पहले मोनोक्रोटोफास 2 मिली प्रति लीटर के पानी में घोल कर बनाने कर उपचारित करना चाहिए। पहला उपचार क्या है? लतर को लगाने से पहले मोनोक्रोटोफास 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित करें। दूसरा है नियम से निर्मित कीटनाशी का व्यवहार करें। और दूसरा है आवश्यकता अनुसार इंडोसल्फान तरल 2 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। उसके बाद जो अगली फसल आती है वो है पालक, लाल साग, मूली, गाजर। इसमें जो कीट लगता है उसे फली छेदक, पत्तियां खाने वाले कीड़े। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं। ये पत्रभाजी कीट पत्तियों में छेद करके उनका भक्षण करते हैं। कीटग्रस्त पत्तियां छलनी हो जाती हैं। उसके बाद उपाय जो इसके हैं वो इस प्रकार हैं। नीम से निर्मित कीटनाशी जैसे नीम सीटकर्नाल एक्सट्रेट 5% अचूक या निमोसेडिन 2 मिली प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों को खाने में उपयोग में लाएं। अगर उससे पहले आप लाते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, तो आप छिड़काव के 1 सप्ताह के बाद सब्जियों को खाने का उपयोग करें। और जब सब्जियां आप लाएं तो आप उनको अच्छी तरीके से धुलें, उसके बाद ही प्रयोग में लें। अगली फसल जो है वो है आम। आम में जो कीट लगता है सबसे ज़्यादा वो है सूट गाल। क्या कहा है? सूट गाल। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार हैं। कीड़ों के शिशु निम्फ ही फसलों के कोमल कंठवार इन डंठलों के अग्र सिराओं पर आक्रमण करते हैं एवं उनका भक्षण करते हैं। कीटग्रसित टहनियों व डंठलों में एक तरह की विकृत उत्पन्न हो जाती है जिसके चलते चलते इन पर हरे हरे गुच्छे के रूप में कोनी कलकलिमा आकृत बन जाती है जिसे सूट गाल कहते हैं। कीट ग्रसित टहनियों में पुष्पन एवं फलन नहीं होता है। कीट ग्रसित जो टहनियाँ और जो पुष्पन होते हैं वो नहीं आते हैं, अर्थात उस टहनियों पर फल नहीं लगते हैं। इसके जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। मोनोक्रोटोफास 1 मिली प्रति लीटर या मिथाइल डीमोटोन 10 मिली प्रति 10 लीटर या डीमोडक्लाइप्रिड 1 मिली प्रति लीटर का घोल का बनाकर अगस्त मध्य से 15 दिनों के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करें। कीटनाशी बदल बदल कर व्यवहार करने से काफ़ी फायदा होता है। उसके बाद जो अगला है वो है आम एवं अन्य फल वृक्ष। आम हो चाहे अन्य फल वृक्षों, किसी भी फल का वृक्ष हो, उस पर जो कीट लगते हैं वो इस प्रकार, जैसे कि मधुआ या मिलीबग, इसे बोलते हैं छोटी सी मक्खी। इसके लक्षण हैं यह दोनों ही तरह के कीड़े फसलों की पत्तियां, कोमल एवं डंठल एवं पुष्प कलियों के रस को भारी मात्रा में चूस डालते हैं, अतः उपज का नुकसान होता है। इसके जो उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। उपरोक्त कीटनाशी के व्यवहार में मधुआ को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 1, दिसंबर माह में पेड़ के नीचे की जमीन को छोड़कर लिंडन धूल को मिट्टी में मिला दें। इसका जो दूसरा है वो है पेड़ के तने के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पॉलीथीन चावल लपेट दें और ऊपर से नीचे सिरों को रस्सी से बांध दें और धड़ के चारों ओर अलग तरह का लेप चढ़ा दें। इस तरह से जमीन के से कीट पेड़ पर नहीं जा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। ज्वाइन कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करना चाहें टेलीग्राम में, तो उसका नाम जो है वो है बेस्ट स्टडी क्लास। और हमारा जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलता है जिस पर आप अगर कोई भी सूचना लेना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।